वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे। वेव ऑप्टिक्स में हमने हाइजन के वेव थियरी की बात करी थी। हाइजन्स वेव थियरी के अकॉर्डिंग हमने आपको ये बताया था कि वेव फ्रंट के थ्रू क्या करती है, लाइट ट्रेवल करती है एज अ वेव, और जितनी वेव फ्रंट बनती है वो फिर क्या करती है, एक दूसरे के लिए वो क्या करती है, एक दूसरे मीडियम पार्टिकल के लिए खुद वेवलेट की तरह वर्क करती है। और उसके बाद इस तरीके से प्राइमरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, टर्सरी वेवलेट, इनका फॉर्मेशन होगा। इसमें मैंने कुछ 2-3 पॉइंट आपको बताए थे। इसके आगे से एक तो हमने ये बताया था आपको कि ये जो वेव फ्रंट्स होंगी, इनमें सारे पार्टिकल जो होंगे वो क्या करेंगे, सेम फेज में होंगे। जितने भी, जैसे ये पॉइंट सोर्स है या कोई ल्यूमिनस पॉइंट सोर्स है, यहां से अगर ये क्या करता है, स्टार्ट करता है, तो जहां जो भी डिस्टरबेंस से होंगे, ये सारे डिस्टरबेंस क्या होंगे, एक सिमिलर फेज में आएंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट में ये बता दिया था क्योंकि when the light travels in a medium, then the particles of the medium start vibrating and consequently a disturbance is created in the medium. Next लिखिए इसमें, every point on the wavefront becomes source. Every point in the wavefront becomes source of secondary wavelets, becomes source of secondary wavelets. सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए क्या करेगा, सोर्स की तरह वर्क करेगा। ये खुद एक सोर्स की तरह वर्क करेगा, फिर यहां से वेव फ्रंट बनेगी, क्रिएट होगी। ठीक है। नेक्स्ट, द टेंजेंट प्लेन टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, द टेंजेंट प्लेन, अगर यहां से आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, द टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, टेंजेंट प्लेन to these secondary wavelets, secondary wavelets represent the new position of wavefront, represents the new position of वेवलेट्स। तो ये वेवलेट्स के नई पोजीशन को क्या करेंगी, बताएंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। क्लियर?
न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट, ठीक है। जैसे ये कोई पॉइंट सोर्स है सपोज दैट, तो यहां से जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगा वो स्फेरिकल मैनर में आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ेगा। ये सारे के सारे सेम फेज में होंगे ऐसे, और हर पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये क्या करेगा, जितने भी पॉइंट है यहाँ फिर अगले के लिए सेकेंडरी वेवलेट किस तरह वर्क करेंगे, सोर्स की तरह वर्क करेंगे, फिर ये क्या करेगा इस तरीके से आगे, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, टेंजेंट के अलॉन्ग इसे आगे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें जितने पॉइंट है जैसे ये अलग अलग वेवलेट्स हैं तो सम सारे यहाँ पर सेम फेज में होंगे। इसके बाद यहाँ से जो सेकंड आएगी ये भी सारे क्या होंगे, सेम फेज में होंगे ऐसे आगे, और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट का प्रोपगेशन होगा। लाइट की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी वो ये होगी इस तरीके से, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करोगे इससे नॉर्मल, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट होगी। तो डिस्टर्बेंस जैसे जैसे बढ़ता है तो डिस्टर्बेंस बढ़ने की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मली होगी, रेडियली होगी। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है ये लाइट एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। अब जैसे ये यहां पर अगर हम करें तो ये फिर डिस्टर्बेंस आगे ऐसे स्फेरिकल मैनर में बढ़ेगा, ऐसे यहां भी मान लेते हैं तो यहां भी डिस्टर्बेंस आगे ऐसे बढ़ेगा इस तरीके से, ये फिर इस तरीके से सेकेंडरी वेवलेट तैयार होगी। इसको हम क्या कहेंगे कि ये ओरिजिनल वेवलेट्स है तो ये सेकेंडरी हो जाएगी, वेव फ्रंट या वेवलेट्स, और ये बीच वाली क्या होगी, ये ओरिजिनल होगी, ठीक है। या इसी को हम न्यू वेव फ्रंट कहेंगे, वेवलेट्स या वेव फ्रंट। और ये क्या होगी, इसे न्यू वेव फ्रंट भी कहते हैं। और ये ओरिजिनल वेव फ्रंट है ये वाली। जैसे इसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे हमने जब न्यूटन का करपस्कल थ्योरी पढ़ी थी तो वो जिन जिन चीजों को एक्सप्लेन कर पा रही थी उन चीजों को हमने पढ़ा था। जैसे रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर ले रही थी, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पा रही थी, तो हमने रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन को क्या करा था, पढ़ा था। अब यहाँ पर जैसे ये जिन जिन थियरी को एक्सप्लेन करती है, एक बार हम उनको बता देते हैं किन किन को एक्सप्लेन कर पाती है, फिर उन फिनोमिनन को, उन इवेंट को भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे इंटरफेरेंस है उसको ये वेव थियरी एक्सप्लेन करती है अच्छे से, डिफ्रैक्शन है उसको भी एक्सप्लेन करती है, तो इन चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है, इसके नोट कर लीजिए। उसके बाद ये लिखिए कि फिनोमिनन एक्सप्लेन्ड बाय दिस थियरी, द फिनोमिनन एक्सप्लेन्ड बाय दिस थियरी। Phenomenon explained by this theory.
explained by this theory. कौन कौन से ऐसे फिनोमेना हैं जिसको ये थ्योरी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डबल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो वो भी कर ले रही थी, तो जिन जिन फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लेती है उनमें से एक तो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्लेक्शन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, एंड पोलराइजेशन, ठीक है, इनको ये एक्सप्लेन करती थी। पोलराइजेशन, बाकी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट वो भी करती थी, ये भी करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसको भी एक्सप्लेन करती है। और तीसरा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में क्या होती है, ज्यादा होती कंपेयर टू द डेंसर मीडियम, तो इसको भी ये बात एक्सप्लेन करती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम बीइंग ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट in rarer medium being greater than denser medium। इस बात को भी एक्सप्लेन करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कुछ ऐसी भी बातें हम समझ लेते हैं। अब यहाँ इतना पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इन सारी चीजों को ये एक्सप्लेन कर लेती है। उसमें क्या क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डबल रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, इन सारी चीजों को, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन रेयर मीडियम इज बीइंग ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। इन सारी बातों को तो एक्सप्लेन करता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं उनकी बात करते हैं। Phenomenon that cannot be explained by this theory। Phenomenon that cannot be explained by this theory। That cannot be explained by this theory।
ये कौन कौन सी ऐसी थियरी है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता? उसमें सबसे पहली बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक तो ये, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट और तीसरा रमन इफेक्ट। ये कुछ इवेंट हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती ऑफ लाइट। ये दो ये कुछ इवेंट्स हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या कॉम्पटन इफेक्ट है, और रमन इफेक्ट है, ये तीन है, और बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेव फ्रंट की बात करेंगे और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करेंगे। तो वेव फ्रंट हमने बताया था क्या होता है, ये वो लोकाई होता है जहां पर सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। उस लोकस को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है? सामान्यतः तीन तरीके के वेव फ्रंट होते हैं, वो सोर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि वेव फ्रंट क्या होता है, तो मैंने कहा था कि वेव फ्रंट वो लोकाई होता है जहां पर क्या होते हैं? द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। द लोकस ऑफ all vibrating particle, the locus of all particle vibrating या oscillating, vibrating in same phase, in same phase, उन्हें हम क्या कहेंगे? हाँ, सेम फेज में होने चाहिए सारे ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग पार्टिकल। सेम फेज का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये साइनोसाइडल वेव है इस तरीके से, तो सारे पार्टिकल वो सेम फेज में होंगे। जो यहां से जैसे ऑसिलेशन करने का मतलब क्या होता है? वेव जब ट्रेवल करती है, आपने पढ़ा होगा वेव, तो वेव ट्रेवल करते समय होता यह है कि मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं, अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वो डिस्टरबेंस एनर्जी और मोमेंटम का आगे ट्रेवल भी करता है। तो जैसे सबसे पहले अगर एनर्जी पहले वाले पार्टिकल को मिली थी, अपनी जगह पे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे, और ये डिस्टरबेंस बगल वाले पार्टिकल को, बगल वाला, बगल वाले को, बगल वाला और बगल वाले को, इस तरीके से ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब जैसे हमने कहा कि ये पार्टिकल जस्ट स्टार्ट किया, तो बगल वाला पार्टिकल क्या करेगा? अब ये यहां तक चला जाएगा, तब बगल वाला शुरू करेगा। ये दोनों सेम फेज में नहीं है। यहां वाला पार्टिकल और क्या करेगा? अब पहला वाला यहां तक पहुंच चुका होगा, तब पता चले कि यहां वाला स्टार्ट किया होगा, 90 डिग्री के फेज पे हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां आ जाए तो कुछ पार्टिकल क्या करे? अपना शुरू करे। अब ये क्या कर रहा है? पहला वाला पार्टिकल नीचे आ रहा है, यहां से यहां ये नीचे आ रहा है, तब यहां तक डिस्टर्बेंस पहुंचा कि ये क्या करने चल रहा है? अभी स्टार्ट करने चल रहा है। और जब ये नीचे की तरफ जाने लगेगा, यहां आ जाएगा, तब यहां का पार्टिकल और यहां का पार्टिकल दोनों में फर्क क्या है? दोनों तो सेम फेज में, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये एक ऑसिलेशन करके दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये क्या कर रहा है? अभी स्टार्ट कर रहा है यहीं से।
तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 2 पाई का फेज हो जाएगा, 360 डिग्री का फेज हो जाएगा, इसी को फेज कहते हैं। तो ये जो वेव फ्रंट होती है वो ये होती है कि जैसे यहां से डिस्टरबेंस बढ़ा, तो जैसे ये लोकाई है, ये जितने भी लोकस हैं, ये वो लोकस है ये जहां पर ये सारे ऑसिलेशन, ये डिस्टरबेंस इक्वली पहुंचा है सब पर, और सब यही से अपना क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे सेम फेज में, उसको हमने क्या कह दिया, वेव फ्रंट कह दिया। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो वेव फ्रंट है कितने तरीके का होता है, तो ये तो नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, लाइन सोर्स है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, समझ रहे हो ना, प्लेनर सोर्स है तो रेक्टेंगल टाइप का क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। तो वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द सोर्स कैसा है। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट जो होगा इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स। सोर्स कितने तरीके से है, on the basis of nature of the source, on the basis of nature of source, nature of source, wave front are of 3 types, or of 3 types, 3 तरीके के वेव फ्रंट होते हैं। एक, अगर सोर्स पॉइंट है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा पहला। दूसरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। और तीसरा जो है वो कैसा होगा, प्लेनर। प्लेनर जो वेव फ्रंट होगा प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट। इस तरीके से, ठीक है, ये तीनों नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इनका एक टेबल के हिसाब से ऐसे बना लीजिए, तीनों वेव फ्रंट एक ही में। एक तो हम क्या करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है। दूसरा जो होगा वो सिलिंड्रिकल होगा। और तीसरा जो होगा वो
प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक, एक सिलेंड्रिकल होगा, एक प्लेन होगा और स्फेरिकल होगा। क्लियर है? अगर यहां पर हम क्या करते कि शेप की बात करते हैं, तो यहां जो शेप ऑफ पॉइंट सोर्स होंगे, शेप ऑफ सोर्स, तो यहां पॉइंट सोर्स होगा, यहां सोर्स का नेचर कैसा होगा, ये लाइन सोर्स होगा। ठीक है, और ये जो सोर्स होता है ये लार्ज एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं, लार्ज एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं। लार्ज एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं, ये लार्ज और एक्सटेंडेड सोर्स है। ठीक है, अगर डायग्राम की बात करें इनके हम, तो इनका डायग्राम जो पॉइंट सोर्स होगा इस तरीके से, ये पॉइंट होगा और ये वेव फ्रंट स्फेरिकल जाएगी इस तरीके से। ये मैं सर्कल बना रहा हूं बट सर्कल नहीं है, स्फीयर है, गोला। जैसे आप क्या करते हो, किसी शांत पानी में एकदम स्टैग्नेंट वाटर हो, रुका हुआ पानी हो, उसमें एक पत्थर ऊपर से गिराइए तो आप देखिए कि वो स्फीयर की तरह वेव फ्रंट क्या करता है, फैलता जाता है। तो वो एक पॉइंट सोर्स होगा और उसकी वजह से जो वेव ट्रेवल कर रही है वो इस तरीके से करती है। ऐसे लाइन सोर्स, जैसे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट तो एक लाइन है, उस लाइन सोर्स की वजह से क्या होता है, हर रेडियल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होते हैं, हाँ, वेव फ्रंट निकलती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये सोर्स लाइन है ये, तो ये सारी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेगा, ये प्लेन में ही दिख रहा है, बाकी हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये एकदम सिलेंडर की तरह क्या करेगा, ये ऐसा, ये इस तरीके का वेव फ्रंट क्या करेगा, रिलीज करेगा, सिलेंड्रिकल। और जो लार्ज एक्सटेंडेड सोर्स है ये बिल्कुल ये स्क्वायर की तरह बढ़ता जाएगा, ये स्क्वायर है रेक्टेंगल के फॉर्मेट में, ऐसा सोर्स, समझ रहे हो। अब इनका जो एम्पलीट्यूड होता है और जो इनका इंटेंसिटी ऑफ वेरिएशन होती है ऑसिलेशन की, वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है, इवन एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद डिस्टेंस, जो इनका एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, और इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, इनकी अगर हम बात करें तो वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद डिस्टेंस और दूसरा वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ आई, इसे इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी विद डिस्टेंस। तो इन दोनों को आप एक चीज ये ध्यान रखेंगे, जो डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है वो ये होता है, जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन होता है वो ये होता है कि एम्पलीट्यूड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द
ये आई इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड की। ये या हम ये कह सकते हैं जो एम्पलीट्यूड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द एम्पलीट्यूड के। ये ठीक है, तो ये अलग से लिख लेना, ये इसमें जगह नहीं थी, मैंने बीच में लिख दिया है। ये दोनों का रिलेशन होता है। अब डिस्टेंस के साथ अगर हम इसका रिलेशन देखेंगे तो जो एम्पलीट्यूड है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और एरिया 1 एरिया के, और एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड होगा इट इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होगा। या अगर हम क्या कर रहे हैं ये ए स्क्वायर, तो हम अगर इसको एम्पलीट्यूड जो होगा ये, या हम इसको ये लिख सकते हैं कि दोनों की तरफ स्क्वायर हटाएंगे, मतलब इसका स्क्वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 स्क्वायर के, तो यहां से दोनों हटेंगे तो ये 1 आर पे डिपेंडेंसी होगी इसकी। समझ आ रहा है? ऐसे क्लियर है? तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो 1 आर पे डिपेंड करेगा। और यहां पर अगर डिस्टेंस को देखें तो ये ए स्क्वायर जो होता है ये डिपेंड करता है, इसका एरिया होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहां से ये 1 आर के प्रोपोर्शनलिटी में होगा, तो ये 1 आर हो जाएगा आपका, या इसको हम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 स्क्वायर रूट आर, ऐसा हो जाएगा। और यहां एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ बदलता नहीं, कांस्टेंट रहता प्लेन वाले में, ये इस पे वेरी नहीं करता, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है? और जब एम्पलीट्यूड से ये ऐसे होता है तो आप जानते हैं आई जो होता है वो ए स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी में होता है। आई क्या होगा, वो ए स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी में होगा, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ये क्या हो जाएगा 1 आर स्क्वायर। अरे भाई आई क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अभी मैंने बताया। तो यहां से आई डिस्टेंस से प्रोपोर्शनलिटी में कैसे होगी 1 आर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी 1 आर स्क्वायर में इसमें प्रोपोर्शनलिटी रखती है, और यहां पर कैसे रखेगी, इंटेंसिटी का यहां वेरिएशन जो होगा 1 आर में होगा, और यहां तो फ्रीक्वेंसी को सॉरी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी कांस्टेंट ही होगी। तो यहां आई क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, और वो वेव फ्रंट पॉइंट ऑफ सोर्स के बिहाफ पे कैसी होंगी, पॉइंट ऑफ सोर्स कैसा होगा तो वेव फ्रंट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, अगर ये सोर्स पॉइंट होगा तो स्फेरिकल होगा, अगर सोर्स लाइन होगा तो सिलेंड्रिकल होगा, अगर सोर्स एक्सटेंडेड होगा बड़ा होगा तो प्लेन वेव फ्रंट होगी, और इसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। जबकि अगर हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में जो एम्पलीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, एंड इंटेंसिटी वेरी रेसिप्रोकल टू द डिस्टेंस, व्हाइल इन केस ऑफ द पॉइंट सोर्स और स्फेरिकल वेव फ्रंट एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, while the intensity is inverse variation of intensity like the inverse square with the distance. क्लियर है? डिस्टेंस से इनवर्स स्क्वायर में होता है। ये पूरा नोट कर लीजिए, ये ओवरऑल वेव फ्रंट के बारे में है। लिख लीजिए, हो गया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वेव फ्रंट की, वो जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट, और उसके बाद इन इवेंट्स को स्टार्ट करते हैं एक खुद पढ़ना कि इंटरफेरेंस क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या, सॉरी डिफ्रैक्शन क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, ये सारी चीजें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट,
characteristics of wavefront. फर्स्ट लिखिए, जो वेवफ्रंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स ऑन द वेवफ्रंट इज जीरो. द फेज difference between various particles, the phase difference between various particles on the wavefront is zero. वो क्या होगी? जीरो. पहली चीज. दूसरा, these wavefronts travel with the speed of light. These wavefronts travels with the speed of light. Speed of light in all direction. Speed of light in all direction in isotropic medium. In isotropic medium. आइसोट्रॉपिक मीडियम में. ठीक है. और जो पॉइंट सोर्स होते हैं वो हमेशा आइसोट्रॉपिक मीडियम में कैसा वेवफ्रंट देंगे? स्फेरिकल देंगे. ठीक है. द पॉइंट सोर्स always gives the spherical wavefront in isotropic medium. ठीक है. और अनआइसोट्रॉपिक मीडियम में ये अलग अलग वेलोसिटी से क्या करेगी? ट्रेवल करेगी अलग अलग डायरेक्शन में. ठीक है. in anisotropic medium. In anisotropic medium, it travels with different velocity in different direction. It travels with different velocity या different speed
in different direction, in different direction, different direction. ठीक है, और वेवफ्रंट के नॉर्मल जो होगी वही तो लाइट रे होगी। जो वेवफ्रंट का नॉर्मल डायरेक्शन होगा वही लाइट रे की डायरेक्शन होगी। जैसे ये वेवफ्रंट है, ये पॉइंट सोर्स की, तो इसके रेडियल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या चलेगी, हमारी लाइट रे चलेगी। ठीक है, तो नॉर्मल टू द वेवफ्रंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। नॉर्मल टू वेवफ्रंट represents direction of light ray. Direction of light ray. ठीक है, ये लाइट रे की डायरेक्शन होगी, और ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी मीडियम में। इट ट्रेवल्स ऑलवेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द मीडियम। इट ट्रेवल्स always in the forward direction। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट कल से हम लोग फिर इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको।